हवेली के बड़े कमरे में सुबह की नर्म धूप पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरों के बीचों बीच शीशे के सामने एक ऊंचा कद, चौड़ा सीना और सख्त बॉडी वाला जवान खड़ा था। राज ने काले रंग का बहुत अच्छा सलवार कुर्ता पहना था, जिसकी सादगी में भी रौब झलक रहा था। कलाई पर सोने की घड़ी बंधी हुई थी और जूते पहनते वक्त उसके चेहरे पर हमेशा की तरह खामोशी और आत्मविश्वास की झलक थी। ये वो लम्हा था जब वो अपनी जमीनों का दौरा करने निकलने वाला था। पीछे से नौकर ने आकर सर झुकाया। साहिब जी, नौकर ने कहा। राज ने हल्की निगाह शीशे से हटाकर नौकर पर डाली। क्या बात है? जी, बाहर एक लड़की आई हुई है, जिद कर रही है कि उसे नौकरी चाहिए। वो आपकी दादी की खिदमत करना चाहती है। राज ने हल्की मुस्कान दी और आईब्रो उचकाते हुए कहा। वो नर्म लहजे का आदमी नहीं था, उसकी आवाज़ भारी और संजीदा थी। जी साहब जी, काफ़ी देर से खड़ी है, नौकर ने घबराहट से जवाब दिया। राज ने घड़ी की सुइयां देखी, फिर अपनी कलाई के बटन ठीक किए। सही है, भेज दो अंदर। ये शब्द उसके होठों से निकलते ही कमरे में एक ठंडी सी खामोशी फैल गई। उसे खबर नहीं थी कि अभी जो लड़की उसकी हवेली में कदम रखने वाली है, वो उसके सुकून, उसके घमंड और उसकी सारी दुनिया को बदलने वाली है। हवेली का भारी दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर एक नन्ही सी लड़की दाखिल हुई। उसके कदमों की छाप इतनी हल्की थी जैसे जमीन पर चलने पर भी वो डर रही हो। उसने पुराने नीले रंग का सूट पहना था, जिसके ऊपर काली चादर ओढ़ी हुई थी। चादर का किनारा बार बार हाथों में मरोड़ रही थी। नजरें झुकी हुई थी, वो सहमी हुई खड़ी थी। उसके चेहरे पर बचपन की मासूमियत झलक रही थी और घबराहट की वजह से होठ बार बार कांप रहे थे। राज अपनी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। उसकी तेज आंखें प्रीति पर जमी हुई थी, जैसे वो उसके अंदर तक झांक लेना चाहता हो। बैठ जाओ, उसने भारी लहजे में कहा। प्रीति ने नजर उठाए बिना धीरे धीरे उसके कदमों के पास फर्श पर बैठने की कोशिश की। यहाँ नहीं, राज ने सख्ती से कहा। सोफे पर बैठो। प्रीति ने एक पल के लिए चौंक कर ऊपर देखा, फिर घबराहट में तेजी से उठकर सामने वाले सोफे पर चली गई। उसके हाथ अभी चादर के किनारे को मरोड़ रहे थे। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। राज ने अपनी कुर्सी पर सीधा होते हुए गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए? राज ने अपनी दादी के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था कि उसको नौकरी के लिए कोई लड़की चाहिए। मैं अनाथ हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, एक छोटा भाई है, उसका पेट पालने के लिए मुझे काम चाहिए। आपकी दादी की खिदमत कर लूंगी, बस मुझे ये नौकरी चाहिए। प्रीति ने हिचकी लेते हुए धीरे से कहा। ये नौकरी उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। राज की आंखें एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर ठहर गई। वहाँ ना कोई चालाकी थी, ना कोई दिखावा, बस एक सादगी और मासूमियत थी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, नाम क्या है तुम्हारा? प्रीति। प्रीति ने धीरे से जवाब दिया, बस मैट्रिक तक पढ़ी हूँ। घर कहाँ है तुम्हारा? राज ने सवाल किया। यहाँ से थोड़ी दूर एक छोटी बस्ती में है, प्रीति ने जवाब दिया। राज की नजरें और गहरी हो गई। वो उसकी सच्चाई परख रहा था, जैसे दिल और दिमाग दोनों उसका इम्तिहान ले रहे हो। राज ने अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसाई और गंभीर आवाज में बोला, ये काम मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो मुझे मिल चुकी है। प्रीति चौंक गई, उसकी आंखों के किनारे कांपने लगे। वो हिचकी लेती हुई घबराकर फर्श पर बैठ गई और राज से हाथ जोड़कर बोली, साहिब जी प्लीज मुझे ये काम दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मेरा भाई बीमार है, अगर ये काम नहीं मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। उसकी आवाज़ में सिसकियाँ थी। राज की तेज आंखों में उलझन झलक उठी। वो कुछ लम्हों तक उसे देखता रहा। लड़की की कांपती हुई हालत, कांपती आवाज़ और मासूमियत उसके दिल के किसी कोने को छू गई। उसने गहरी सांस ली, कुर्सी से उठकर सीधे बैठा और बोला, ठीक है, काम दे दिया, लेकिन याद रखना कल से वक्त पर आना। और हाँ, तुम्हें इसी हवेली में रहना पड़ेगा। पिछले वाला कमरा तुम्हारा होगा, नौकरानी तुम्हें दिखा देगी। प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे, चेहरे पर शुक्रगुजारी की नमी थी। राज कुर्सी से उठा और लंबे कदमों से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। प्रीति ने कांपते हाथों से अपनी चादर संभाली और धीरे से सोफे के किनारे पर बैठ गई। दिल की धड़कन अभी तक काबू में नहीं आई थी, पर एक तसल्ली सी थी कि आज वह अपने भाई के लिए रोटी का जरिया ले आई थी। अगले दिन हवेली का भारी दरवाज़ा दोबारा से आवाज़ करता हुआ खुला तो अंदर से नौकरानी निकली, जो लगभग 30 साल की थी। चेहरे पर सख्ती और आंखों में तजुर्बे की गहराई थी। काला दुपट्टा कांधे पर डाल रखा हुआ था और हाथ में चाबी बज रही थी। चलो मेरे साथ, उसने तेज आवाज में प्रीति से कहा। जल्दी से अपनी चादर समेटकर खड़ी हो गई।
उसके कदम अभी भी डगमगा रहे थे, जैसे जमीन पांव तले खिसक रही हो। प्रीति आगे आगे चलती रही और वो उसके पीछे पीछे। हवेली के सुनसान राहदारियों से गुजरती हुई राहदारी पर पुराने रंगों की खुशबू और सदियों पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, जो अंधेरे में अजीब सा रूप डाल रही थी। शायद उसका भाई भी वही था। यहाँ खेलने का मैदान नहीं है, यहाँ पर हर चीज की अपनी जगह और अपनी हद है, समझी तुम? नौकरानी ने पीछे मुड़कर कहा। प्रीति ने सर हिला दिया। उसकी दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। वो सब कुछ महसूस कर रही थी। आखिरकार वो एक बड़े बैठक से गुजरते हुए पीछे वाले हिस्से तक पहुंची। वहां पुराने पेड़ों के साए और ठंडक का हल्का एहसास था। नौकरानी ने एक छोटा सा दरवाजा खोला और बोली, चलो ये तुम्हारा कमरा है। कमरे के अंदर अंधेरा था। छत से लटकता बल्ब फीकी रोशनी दे रहा था। वहाँ एक पुरानी सी चारपाई और लकड़ी की मेज रखी हुई थी। एक छोटी सी खिड़की थी जहाँ से बाहर पेड़ों की टहनियाँ झलक रही थी। प्रीति ने कदम अंदर रखा तो अजीब सा सुकून उसके दिल पर छा गया। ये जगह उसके लिए अब सहारा बनने वाली थी। नौकरानी ने दरवाजे के पास खड़े होकर कहा, खाने के वक्त में खुद आना होगा। सुबह सवेरे दादी जी के काम शुरू हो जाएंगे। देर बर्दाश्त नहीं की जाती यहाँ। और हाँ, ये कमरा साफ सुथरा कर लेना। ये कहकर दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया और बाहर बैठक में उसकी चाबी बजाने की आवाज़ पहुंची। प्रीति चरपाई पर बैठ गई। उसने चादर मजबूती से अपने पास लपेट ली। दिल में अजीब सा डर था, लेकिन आंखों में एक छोटी सी रोशनी भी थी। शायद किस्मत ने उसके लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया था। तुम यहाँ आराम करो, मैं कमरा साफ कर लूँगी। प्रीति ने 10 साल के रफ़ी को कुर्सी पर बैठा दिया और खुद सफाई में लग गई। प्रीति अपने ताई के साथ रहती थी, जो उसको घर से निकाल रही थी। जब उसकी दोस्त शीतल ने हवेली की नौकरानी के बारे में बताया तो वो तुरंत यहाँ आ गई, ताकि अपने भाई और अपने लिए अच्छा ठिकाना मिल सके। सुबह की खनक हवेली के बैठक में फैली हुई थी। प्रीति ने चादर को संभालते हुए कमरे के बाहर रख दी। दिल की धड़कन तेज थी, क्योंकि आज पहली बार उसे दादाजी के सामने पेश होना था। रवि को कमरे में छोड़कर वो नौकरानी के साथ आगे बढ़ी। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। अंदर बड़ा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक बड़ी आरामदायक कुर्सी पर दादी जी बैठी हुई थी। सफ़ेद बालों का जुड़ा हुआ था। चेहरे पर झुर्रियों के बावजूद एक अजीब सा रोब और शक्ति थी। यही है नई लड़की? दादी जी ने गहरी आवाज़ में पूछा। मालकिन, यही है प्रीति, नौकरानी ने इज्जत से जवाब दिया। जी हाँ, प्रीति ने सर झुकाकर नमस्ते किया। दादी जी ने निगाह भरकर उसे देखा और कहा, सीधी बात सुन लो, यहाँ सच्चाई और खिदमतदारी के सिवा कुछ भी नहीं चलता। अगर ईमानदारी दिखाई तो इज्जत भी मिलेगी, वरना इस हवेली के दरवाजे सबके लिए खुलते हैं, निकालने के लिए भी। प्रीति ने कांपते होठों से सर हिलाया। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और अंदर राज की चाची दाखिल हुई। वो साड़ी पहनी हुई थी, जेवर से सजी धजी नाजुक व्यवहार वाली औरत थी, पर आंखों में गुरूर की झलक साफ दिख रही थी। वो प्रीति को ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराई और बोली, मम्मी जी, आपका पोता फिर किसी झोपड़ी की लड़की को लेकर आ गया है। ये क्या इज्जत रखेगी, ये क्या इज्जत रहेगी हमारी? वो अजीब निगाहों से प्रीति को देख रही थी। उसी समय दरवाजे से एक जवान लड़का अंदर आया, राज की चाची का बेटा। वो बेपरवाह सहूलियत वाला, अपने बाल सेट किए हुए, कुर्ते के बटन खुले और आंखों में बगावत लिए हुए था। वो सोफे पर टांग रखकर बैठ गया और सिगरेट जलाते हुए बोला, मम्मी जी, ये तो बड़ी मासूम लगती है। वैसे मानना पड़ेगा राज को, लड़कियां बड़ी खूबसूरत मिल जाती हैं। राज की चाची ने सख्त लहजे में कहा। ईशान, अपनी जुबान को काबू में रखो। ईशान हंस पड़ा। जी दादी जी, आप क्यों खामोश हैं? कमरे के एक कोने में राज के चाचा बैठे थे, बीच की उम्र के, भारी जिस्म वाले, कम बोलने वाले और वजन वाली बात करने वाले। वो प्रीति को देखकर बस इतना बोले, अगर बच्ची मेहनती है तो ठीक है, मम्मी जी का ख्याल रख लेगी। चाचा ने मुंह फेरकर नाराजगी से आह भरी, पर कुछ नहीं कहा। सुबह सुबह सभी दादी जी के कमरे में हाजिर होते थे। वो चल नहीं सकती थी, पर पूरी हवेली में उनका रोब था। इसी लम्हे दरवाज़ा जोर से खुला और राज अंदर आया। राज अपनी सख्त चाल और तेज आंखों के साथ उसने सब पर एक नज़र डाली, फिर प्रीति पर नजरें ठहरा दी। कैसी हैं दादी? वो सबको इग्नोर करते हुए सीधा दादी जी के पास आकर बैठ गया। ये लड़की कैसी लगी? आपके सारे काम करेगी? वो काम करती प्रीति पर एक नज़र डालते हुए दादी जी से पूछने लगा। ठीक है हम बेटा, लड़की अच्छी है, दादी जी ने गहरी आवाज़ में कहा। प्रीति, आज से तुम हवेली का हिस्सा हो। तुम्हारे काम की पहचान तुम्हें इज्जत भी दे सकती है और बेइज्जती भी, ये बात याद रखना। प्रीति ने धीरे से सर झुका दिया।
दिल में डर भी था और एक नया सफर शुरू होने की हल्की सी उम्मीद भी। सुबह के उजाले ने हवेली के बड़े से बैठक को रोशन कर दिया। माहौल में परिंदों की चरचराहट और हल्की ठंडी हवा बसी हुई थी। प्रीति ने चादर मजबूती से लपेटी और हाथ में पानी का जग पकड़कर दादी जी के कमरे की ओर रुख किया। वो ध्यान से धीरे धीरे कदम रख रही थी, जैसे जरा सी आवाज से भी सब बिगड़ जाएगा। कमरे में दाखिल होकर उसने नमस्ते किया और पानी का गिलास बढ़ाया। दादी जी बैठी हुई थी। उन्होंने एक नज़र उस पर डाली, फिर खामोशी से चुप रह गई। वक्त की पाबंदी अच्छी बात है, यहीं से इज्जत बनती है, दादी जी ने सख्त लहजे में कहा और फिर शाबाशी वाले अंदाज में कहा। प्रीति के दिल को थोड़ा सा हौसला हुआ। वो कमरे में सफाई करने लगी। पुरानी फर्नीचर पर जमी धूल साफ करते हुए उसके हाथ थके हुए थे। कल बस वो थोड़ा काम करके गई थी और आज वो सारा काम करने आई थी। इस बीच दरवाज़ा जोर से खुला और ईशान अंदर आया। वो हमेशा की तरह लापरवाह अंदाज में था, बाल बिखरे हुए और हाथ में मोबाइल था। और नौकरानी कहाँ है हमारी, उसने ऊंची आवाज में कहा, पर निगाहें सीधी प्रीति पर जाकर ठहर गई। प्रीति घबराकर नजरें झुका गई और सफाई में लग गई। वो तो गई और अब ये नई परी आई है। ईशान ने जहर भरी हंसी में कहा। क्या नाम बताया था उसने? प्रीति ने कुछ नहीं कहा। दादी जी ने तेज निगाहों से ईशान को देखा। ईशान, बदतमीजी मत करो, ये लड़की यहाँ काम करने के लिए आई है, कोई तमाशा देखने के लिए नहीं। ईशान हंसने लगा। अरे दादी जी, आप तो हमेशा सीरियस हो जाती हैं। मैं तो बस जानना चाहता था कि हमारी हवेली में ये नई मेहमान कब तक रहने वाली हैं। प्रीति ने चादर के पल्लू को सख्ती से मुट्ठी में लिया। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। ईशान, दादी जी ने बुलंद आवाज में कहा, बाहर निकल जाओ यहाँ से। ईशान ने कांधे उचकाते हुए मोबाइल जेब में डाल लिया और हंसते हुए बाहर निकल गया। जाते जाते उसकी नजरें फिर भी प्रीति पर जमी रही, जैसे कोई नई दिल लगी मिल गई हो। प्रीति के हाथ कांपने लगे। वो और भी तेजी से सफाई करने लगी ताकि अपनी घबराहट छुपा सके। दादी जी ने उसको गौर से देखा, फिर नरमी से बोली, डरने की जरूरत नहीं, तुम काम करो, ये ऐसे ही मजाक करता है। प्रीति ने गुनगुनाते हुए धीरे से कहा, जी, और चुपचाप अपने काम में लग गई। दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया था कि ईशान की नज़र उसके लिए खतरा बन सकती है। जब से वो आई थी उसको ईशान अच्छा नहीं लग रहा था। प्रीति ने कमरे की सफाई पूरी की और पानी का जग संभालकर धीरे धीरे बाहर निकल गई। उसकी नज़रें अभी जमीन पर जमी हुई थी। गली में खामोशी छाई हुई थी, पर अचानक सामने से राज आते दिखाई दिए। ऊंचा कद, सख्त तेवर और रौबदार चाल। प्रीति के कदम एकदम रुक गए। वो घबराकर पीछे हटना चाहती थी, पर उसके कदमों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। काम खत्म हुआ। राज की भारी आवाज गूंज गई। जी हाँ, प्रीति ने नज़रें झुकाए हुए कहा। राज ने कुछ लम्हे गौर से उसको देखा, फिर कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये रखो और अपने भाई के लिए दवाई लेकर आ जाना। प्रीति ने घबराहट में हाथ पीछे खींच लिए। नहीं साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ। राज के माथे पर हल्के तेवर आ गए। ज़रूरत है, भीख नहीं, मदद करेंगे तुम्हें। तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है? ये सवाल सुनकर प्रीति की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, वो बस बहुत बीमार है, कमज़ोरी से चल भी नहीं पाता। डॉक्टर ने दवाई बताई है, पर वो अपनी बात अधूरी छोड़ गई। राज ने उसके झुकते हुए वजूद को लम्हे भर देखा, फिर पैसे उसके हाथ में ज़बरदस्ती पकड़ा दिए। कल दवाई लेकर आ जाना ज़रूर। और हाँ, यहाँ काम के साथ साथ अपने घर वालों की फिक्र भी ज़रूरी है। प्रीति ने बेबसी और शुक्रगुजारी से हाथ हिलाए, पर बोली नहीं, बस धीरे से सर झुकाकर पैसे संभाले। राज लम्हे भर उसकी इस हालत को फिर से परखता रहा। सीधे कदमों से आगे बढ़ गया। उसके जाते ही प्रीति ने गहरी सांस ली, दीवार के साथ टिककर आंखें बंद कर ली, दिल में प्रार्थना की। हवेली के हिस्से में फैला हुआ बाग अंधेरे में डूबा हुआ था। शाम ढल चुकी थी। पेड़ों के बीचों बीच जलते बल्ब हल्की रोशनी दे रहे थे। राज संगमरमर के बेंच पर बैठा हुआ था। हाथ में सिगरेट थी, पर सुलगी नहीं थी। सामने उसका एक करीबी दोस्त अर्नब बैठा था, हंसी मजाक में लगा हुआ। यार राज, तुम्हारे व्यवहार की ये शक्ति तो सब जगह मशहूर है, पर आज लग रहा है कुछ सोच में हो, अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा। राज ने सिगरेट को उंगलियों में घुमाया और गहरी सांस ली। सोच तो हमेशा रहती है, पर आज एक नई चीज ने ध्यान खींच लिया है मेरा। उसे दर्द में डूबी वो आंखें याद आई। हाँ भाई, तो ये नई चीज क्या है? जमीन का टुकड़ा या कोई कारोबारी डील? अर्नब ने आंखें सिकोड़कर पूछा। राज के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, पर उसकी आंखों में गंभीरता बरकरार रही। दिल में एक लड़की थी। अर्नब चौंक कर सीधा होकर बैठ गया। लड़की? और तुम्हारे मुंह से ये शब्द, ये तो बड़ी हैरानी की बात है। कौन है भाई?
राज ने कुछ लम्हे खामोशी बनाए रखी, फिर धीरे से बोला, वो जो हवेली में काम करने आई है प्रीति। अर्नव ने शरारत भरी हंसी में कहा, अच्छा तो ये बात है, और तुम्हारे इस दिल को एक नौकरानी ने हिलाकर रख दिया। ये तो कमाल हो गया। राज की आंखों में गंभीरता उभर आई थी। ये मजाक का टॉपिक नहीं है अर्नव, वो लड़की मुश्किल में है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख है जो बाकी सबकी नजरों से छुपा हुआ है। इतनी कम उम्र की है, बच्ची ही है, अर्नव ने निहारते हुए कहा। तो राज ने सख्त लहजे में कहा, फिर तुम्हारे सख्त तेवर के पीछे दिल धड़कने लगा है। राज ने सिगरेट वापस जेब में डाला और ठंडक में कहा, दिल धड़कने की बात नहीं, बस इतना समझो कि वो नाजुक है और नाजुक चीज जिम्मेदारी बन जाती है। अर्नव हंसने लगा, पर राज की गंभीरता देखकर धीरे धीरे खामोश हो गया। वो जानता था कि राज आम आदमी नहीं है। अगर उसने किसी के बारे में सोच लिया है तो बात मामूली नहीं है। अर्नव अभी कुछ कह ही रहा था कि राज की नजर अचानक बाग के दूसरे कोने पर जाकर ठहर गई। चांदनी की हल्की रोशनी में वो दुबली सी लड़की साफ दिखाई दे रही थी। हाथ में पानी की बाल्टी और झाड़ू थी, पर सफाई के बीच वो रुकी और छोटे छोटे पौधों के पास बैठ गई। प्रीति ने नरमी से पौधों की मिट्टी झाड़ी और फिर किसी बच्चे की तरह उनसे बातें करने लगी। बस थोड़ा सब्र करो, कल तुम्हें ताज़ा पानी मिलेगा, फिर देखना कैसी ताजगी मिलेगी। राज के सख्त तेवर लम्हे भर ढीले पड़ गए। उसने गहरी नज़र से प्रीति को देखा, जैसे वो मंजर उसके लिए अनोखा है। रात के सन्नाटे में पौधों में लगी ये लड़की पौधों से बातें कर रही थी। उसके होठों से एकदम निकला। अर्नव ने गर्दन घुमाकर देखा और हंसते हुए कहा, ये तो पागल लगती है मुझे। वो पौधों से भी दिल की बातें सुनाई जा रही है। पर राज की आंखों में हंसी नहीं थी। वो खामोशी से उस मंजर को देखता रहा और प्रीति के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जिससे उसको इंसानों से नहीं बल्कि बेजुबान पौधों से बात करने में राहत मिल रही हो। राज ने गहरी सांस ली, जैसे किसी अनजानी हालत में हो। पागल नहीं है, दर्द वो जो इंसान अपने दुख किसी को नहीं कह सके वो पौधे से कहता है। अर्नव ने चौंकर कहा, वाह भाई, आज तो तुम शायर बन गए हो। राज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अभी भी प्रीति पर जमी हुई थी। वो पौधों के पत्तों पर हाथ फेर रही थी, जैसे कोई बच्चा माँ की उंगली थामे हुए हो। इस लम्हे प्रीति ने गर्दन उठाई। उसकी नजरें लम्हे भर के लिए दूर बेंच पर बैठे राज से मिल गई। घबराहट की एक लहर उसे घेर गई। वो तेजी से उठ खड़ी हुई और पानी की बाल्टी उठाकर पलक झपकाते हुए बगीचे की तरफ बढ़ गई। अर्नव ने मुस्कुराहट के साथ राज को देखा। अब मैं समझा ये लड़की तुम्हारे दिल को क्यों अनोखी लग रही है। राज ने नजर झुकाकर गंभीर लहजे में कहा, वो सबसे अलग है और अलग चीज ही याद रह जाती हैं। जबकि प्रीति चली गई थी। कमरे में आकर उसने दुपट्टा एक किनारे पर रखा और बैठ गई। राज ने जिस नजर से उसको आज देखा था वो अलग थी। प्रीति, इतनी रात को कौन पौधों में घुसता है, कल सुबह जरूर डांटेंगे। वो खुद से बातें कर रही थी। दीदी पानी, रवि ने उसको पुकारा। हाँ देती हूँ। वो पानी देने लगी, फिर बेड पर लेटकर आंखें बंद कर ली। 2 महीने गुजर गए थे। प्रीति ने हवेली को अपना घर समझकर दिन रात मेहनत की थी। सुबह सवेरे उठना, सफाई सुथराई, दादी जी के कमरे का खास ख्याल रखना, उनके खाने पीने से लेकर दवा तक सब जिम्मेदारियां वो खामोशी से निभाती रही। दादी जी अक्सर उसकी तारीफ करते हुए कहती, लड़की तो हीरे की तरह है, ऊपर वाला नसीब अच्छा करे। उनके ये शब्द प्रीति के लिए सहारा थे, पर उसके दिल को खटकने वाली 2 चीजें हमेशा रही, ईशान की अजीब नजरें और उसकी माँ का सख्त कड़वा लहजा। हर बार वो अपनी चादर का पल्लू मजबूती से पकड़कर खुद को बचा लेती। इन दोनों के अलावा एक और सुकून का कारण ये था कि दादी जी की प्रार्थना और राज के दिए हुए पैसों से उसका भाई काफी बेहतर हो गया था। अब वो कुछ चलने फिरने के काबिल हो गया। बेटा प्रीति, राज को बुलाकर लाओ, वो अपने कमरे में होगा। उस दिन दोपहर को दादी जी ने कहा। प्रीति ने एकदम जवाब दिया और कदम बढ़ा दिए। वह भी आधी रास्ते में ही थी कि सामने से ईशान आता हुआ दिखाई दिया। मोबाइल जेब में डालकर वो सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ओ लड़की सुन, मेरे कपड़े प्रेस कर दे। प्रीति ने रुकते हुए नजरें झुका ली और नर्म पर मजबूत लहजे में कहा, मैं आपके पर्सनल काम के लिए नहीं रखी गई हूँ, मुझे दादी जी ने भेजा है। ईशान के चेहरे पर जहर भरी मुस्कुराहट फैल गई। फिर अचानक सख्ती आ गई। मुझसे जुबान चलाएगी, लगता है कि तो अब तुझे अपनी औकात याद दिलानी पड़ेगी। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गया और प्रीति का हाथ पकड़कर घसीटते हुए अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। प्रीति डर से कांप गई, पर उसकी कमजोर कोशिश ईशान के पकड़ के आगे ढीली पड़ गई। छोड़ दीजिए मुझे, ऊपर वाले का वास्ता है आपको, वो कांपती आवाज में कहती रही। ईशान ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और उसके पास आया। प्रीति पीछे हटती गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा
वो पूरी तरह से डर गई थी। इतने में अचानक दरवाज़ा खुला। राज कमरे के दाहिने पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की बिजलियां चमक रही थी। उसने जो मंजर अपनी आंखों से देखा उसमें प्रीति कांपते हुई ईशान के बिल्कुल करीब खड़ी हुई थी। ईशान की हरकत देखकर उसका खून खोल उठा। राज के कदम लम्हे भर को रुक गए। आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों थे। प्रीति एकदम सहमी और तेजी से सिमटकर दीवार से लग गई। फिर कपकपाते चादर संभालते हुए दरवाजे की तरफ लगी और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। कमरे में अब सिर्फ राज और ईशान आमने सामने थे। माहौल में खतरनाक खामोशी छा गई। कमरे का माहौल भारी हो गया। प्रीति के निकलने के बाद राज का गुस्सा और ईशान की लापरवाही आमने सामने खड़ी हो गई थी। राज ने धीरे से भारी लहजे में कहा कि ईशान, ये बता इस पहर वो लड़की तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? ईशान ने कांधे उचकाए और वो लापरवाही से हंसने लगा। कुछ नहीं, बस काम के लिए आई थी। कपड़ों का कोई मसला था। राज के जबड़े खिंच गए। उसकी आंखों में सख्ती और गुस्सा भड़क रहा था। याद रखो, वो तुम्हारे पर्सनल काम के लिए यहाँ पर नहीं रखी गई है। उसको सिर्फ दादी जी के काम के लिए रखा गया है। राज ने साफ तौर पर उससे कह दिया। अरे भाई, कूल डाउन। इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो आप? ईशान ने हंसते हुए कहा, फिर आंखों में एक शैतानी चमक लाते हुए बोला, असली बात तो ये है कि मुझे वो लड़की पसंद आ गई है और मैं चाहता हूँ वो एक रात के लिए मेरी हो। ये सुनकर राज के अंदर जैसे गुस्सा फूट पड़ा। एक पल ने उसका हाथ उठा और जोरदार थप्पड़ ईशान के मुंह पर मार दिया। आवाज कमरे में गूंज गई। ईशान लड़खड़ाकर एक तरफ को हो गया। उसके होठ कट गए और आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। राज की आवाज गूंज रही थी, खबरदार, वो लड़की कोई गुलाम नहीं है। अपनी इज्जत से काम कर रही है। ये अपनी गंदी नजरें उस पर डालने की हिम्मत भी मत करना। वो लम्हा भर कर रुका, ईशान पर तेज निगाह डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अगर दोबारा ऐसी बात की तो ये थप्पड़ नहीं, मेरा हाथ तेरी गर्दन पर होगा। ये कहकर वो कमरे से तूफानी कदमों के साथ निकल गया। कमरे में ईशान अकेला रह गया। अपने मुंह से खून साफ किया और शीशे में अपनी लाल आंखों को देखा। होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभर गई। राज भाई, ये थप्पड़ मैं नहीं भूलूंगा। उसका बदला मैं जरूर लूंगा और वो बदला प्रीति के जरिए होगा। सुबह के वक्त हवेली में सुकून का आलम था। परिंदों की चरचराहट और धूप की हल्की किरणें बैठक में बिखरी हुई थी। प्रीति आज जल्दी हवेली आ गई थी। नौकरानी ने जल्दी जल्दी प्रीति को कहा, प्रीति, राज साहब का नाश्ता लेकर जाओ उनके कमरे में। प्रीति ने ट्रे संभाली और धड़कते दिल के साथ राज के कमरे की तरफ बढ़ गई। ये पहला मौका था कि वो अकेली उसके कमरे में दाखिल हो रही थी। कमरा बहुत बड़ा था और अच्छे अंदाज में सजा हुआ था। भारी पर्दे, किताबों की अलमारियां और दीवार पर बंदूकें लगी हुई थी। प्रीति ने धीरे से ट्रे मेज पर रखी और पलटने ही लगी कि और इस वक्त बाथरूम का दरवाजा खुल गया। राज बाहर आया। उसके बाल भीगे हुए थे। पानी की बूंदें गर्दन और चौड़े माथे से बहकर सीने पर गिर रही थी। सफेद तौलिया कांधों पर डाला हुआ प्रीति के कदम रुक गए। उसकी नजरें जमीन पर जमी हुई थी और दिल बेकाबू धड़कने लगा। राज ने उसको चौंक कर देखा और फिर गहरी आवाज में बोला, तुम्हें इतनी रात गए किसी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। अपना ख्याल रखा करो। प्रीति खड़ी थी। जी साहब, प्रीति ने घबराकर धीरे में कहा। जी साहब। उसने राज को एक निगाह देखा पर नजर नहीं मिला सकी। राज शर्ट पहनते हुए बेड पर बैठ गया। राज के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। साहब नहीं, मुझे राज बोला करो। प्रीति नासमझी से उसको देखने लगी। मैं आपको राज कैसे कह सकती हूँ? आप तो मेरे मालिक हैं। प्रीति ने सर झुकाकर कपकपाती हुई आवाज में कहा, मालिक और नौकर का रिश्ता नहीं है, तुम बस मेरा नाम ले सकती हो। राज ने एकदम हल्की सी हंसी हंसी। प्रीति का चेहरा और भी लाल हो गया। उसके हाथ हिले पर आवाज नहीं निकल सकी। राज ने लम्हे भर को उसको गौर से देखा। उसके झुके हुए बदन में सादगी और शर्म की ऐसी झलक थी कि दिल एकदम नर्म पड़ने लगा। उसके अंदर कोई जज्बा जागा जो सालों से सोया हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे उसने सख्ती से अपने एहसास को झटक दिया। दिल ही दिल में बोला, नहीं, ये लड़की तो बहुत छोटी है, मेरे लिए नहीं। उसने संभाल कर तौलिया को एक तरफ खींचा और अलमारी की तरफ बढ़ गया, जबकि प्रीति धीरे धीरे दरवाजे की तरफ निकल गई। उसके कानों में अब भी राज की हंसी और वो बात गूंज रही थी, साहब नहीं, मुझे राज बोलो। आज पूरा दिन वो बहुत काम करके वापस कमरे में आ गई थी जब अचानक उसके छोटे भाई की तबीयत खराब हो गई। रवि, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, वो उसके सर पर पट्टियां रखते हुए बोली। वो रवि के सर पर पट्टियां रखते हुए बेबसी से उसका जला हुआ चेहरा देख रही थी। आंखों में डर और परेशानी तैर रही थी। ए ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? उसके होठ कांप रहे थे। रवि का छोटा सा वजूद तप रहा था। होठ सूख गए। अचानक उसका सब्र टूट गया।
वो जल्दी से उठी, दरवाज़ा खोला और अंधेरी गली में दौड़ती हुई बाहर निकल गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई है प्लीज़, कोई है। उसकी सिसकियां सुनसान गली में गूंज रही थी। उसी वक्त सामने राज आता दिखाई दिया। उसके कदम रुक गए। इतनी रात गए कहाँ पर जा रही हो? राज ने सख्त पर हैरानी भरी आवाज़ में पूछा। वो रोनाई सी सूरत लिए हाफती हुई रुकी। साहब रवि, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, बहुत तेज बुखार है उसको। मैं कुछ नहीं समझ पा रही, प्लीज़। उसकी आवाज़ टूट गई और आंसू गालों पर बह निकले। रो मत, जल्दी से रवि को लेकर आओ, मैं गाड़ी में बैठता हूँ, फौरन अस्पताल ले चलते हैं। राज के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गंभीरता छा गई। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा, उसने सर हिलाया और तेजी से वापस कमरे की तरफ भागा। राज दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आहट और गाड़ी की चाबियों की खनक अंधेरे में सुनाई दी। वो दोनों रात के अंधेरे में तेजी से अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने रवि का चेकअप किया, टेस्ट लिए और फौरन संजीदा लहजे में बोले, इस बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, ये अपेंडिक्स का केस है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बर्दाश्त नहीं करेगा तो बच्चा शायद नहीं बच पाएगा। उसके दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो कांपते हुए होठों से बोली, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कर दीजिए ना, प्लीज़ कुछ भी करिए, बस मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर ने साफ लहजे में जवाब दिया, ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करवाओ। वो एकदम खामोश हो गई। जब उम्मीद टूट गई, उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। इस लम्हे राज, जो अब तक खामोश खड़ा था और सब कुछ सुन रहा था, एकदम आगे बढ़ा। कितने पैसे चाहिए? उसने सीधे डॉक्टर से पूछा। ये सारा खर्चा होगा। डॉक्टर ने कागज़ पर रकम लिखकर दे दी। वो परेशानी में राज की तरफ देखने लगी। मैं कैसे दूंगी आपको ये पैसे? उसकी आवाज़ कांप गई। राज ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई का इलाज करवा दूंगा, सारा खर्चा मेरा होगा, उसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। उसने कुछ लम्हे उसे खामोशी से देखा, जिसे कोई फैसला ले रहा हो, फिर हल्के लहजे में बोला। वो हैरत और शुक्रगुजारी के एहसास से उसको देख रही थी कि राज ने अपनी बात अधूरी नहीं छोड़ी। लेकिन याद रखना, दुनिया में कोई किसी के लिए बिना वजह कुछ नहीं करता। जब कोई किसी को सहारा देता है तो उसके बदले कुछ मांगता भी है। वो खड़ी रही, दिल में डर और बेबसी की लहर दौड़ गई थी। क्या मतलब? उसने धीरे से पूछा। राज ने जरा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब ये कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, बदले में तुम्हारी भाई की जान बच जाएगी। उसका दम घुटने लगा। हॉस्पिटल के कोने में दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। रवि का मासूम चेहरा आंखों के सामने घूम गया। आंसू बहने लगे। राज उसको देख रहा था। आखिर को वो इतनी रात को उस लड़की को अस्पताल लेकर आया था। किसी को पता लग जाएगा तो वो यकीन ही नहीं करेंगे। कुछ लम्हों की तड़प के बाद उसने धीरे आवाज में कहा, ठीक है, मैं आपसे शादी कर लूंगी, बस मेरा भाई बच जाए। उसने मिनट में फैसला कर लिया था, क्योंकि उसके पास एक भाई ही था जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। राज के चेहरे पर एक अनजान सुकून उतर आया। वो पीछे मुड़ गया और डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, ऑपरेशन फौरन शुरू करो, खर्च की फिक्र नहीं की गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए लिखने का काम शुरू किया। 3 दिन हॉस्पिटल में बेचैन रहते गुजरने के बाद आखिरकार रवि का ऑपरेशन कामयाब हो गया। डॉक्टर ने तसल्ली भरे लहजे में कहा, फिक्र की जरूरत नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक है, कुछ दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उसकी आंखों में शुक्र के आंसू भर आए। वो परवाले से शुक्र करती रही। राज चुपचाप वो सब कुछ देख रहा था, पर उसके अंदर जैसे कोई फैसला पहले से तय था। 3 दिन बाद जब वो रवि को लेकर घर आई तो वो अभी भी कमजोर था। वो उसके पास बैठी और उसका ख्याल करने लगी। वो थकान और सुकून के बीच बैठी ही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने राज खड़ा था। उसकी आंखों में वही लचक थी जो उसने कहा था। वो चौंक गई। अभी? लेकिन मेरा भाई अभी बीमार है, मैं इसको छोड़कर कैसे? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि राज फौरन अपनी बात पूरी करेगा। मैंने जो कहा था वो करूँगा, तुम्हें याद है ना? तुमने उस बात में हाँ कहा था। अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। नौकरानी तुम्हारे भाई के पास रहेगी, फिक्र मत करो। राज ने उसकी बात काट दी। वो कुछ लम्हे हैरान खड़ी रही। आंखों से बेबसी के आंसू निकल आए। फिर चुपचाप कोने में रखी चादर उठाई और अपने कांधों पर डाल दी। नौकरानी की तरफ मुड़कर कपकपाती आवाज में बोली, रवि का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। नौकरानी ने हैरानी से उसे देखा पर कुछ कह नहीं सकी और फिर वो राज के साथ निकल गई। रास्ते भर गाड़ी में खामोशी रही। थोड़ी देर में गाड़ी एक घर के सामने रुकी। राज ने गाड़ी से उतरकर प्रीति की तरफ आते हुए उसके लिए दरवाजा खोला। वो जिंदगी में दूसरी बार इतनी बड़ी गाड़ी में बैठी थी। शादी के लिए वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरा सादा सा पर एक अजीब सुकून से भरा हुआ था।
दीवार पर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। एक मेज पर कुछ सामान रखा था। कमरे में कुछ लोग मौजूद थे, पंडित जी, राज के कुछ दोस्त जो गवाह बने थे। प्रीति चुपचाप कमरे के कोने में जाकर बैठ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखें झुकी हुई थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और इस तरह शादी की रस्में शुरू हुई। दोनों ने 7 फेरे लिए। राज ने प्रीति की मांग में सिंदूर भरा और उसे अपनी पत्नी बना लिया। जब वो उसके गले में मंगलसूत्र डाल रहा था तो उसके दिल में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी, पर प्रीति के हाथ कांप रहे थे। उसका दिल तो चाह रहा था कि वो शादी न करे, पर रवि का मासूम चेहरा आंखों के सामने घूम गया। उसकी सांसें तेज हो गई, पर वो खामोश रही। अपने भाई की खातिर राज के चेहरे पर जीत और सुकून दोनों फैल गए थे। यूं इस छोटे से कमरे में उनकी शादी पूरी हुई। बाकी लोग प्रार्थना करने लगे। कमरे में हल्की हल्की मुबारकबाद की आवाजें गूंजने लगी। राज तसल्ली और खुशी से भरा था, जबकि प्रीति अब भी शौक में थी। वो कैसे कुछ ही लम्हों में एक आम नौकरानी से राज की पत्नी बन गई। वो अपनी जगह पर बैठी कांप रही थी, जैसे तकदीर की नई लकीर उसकी जिंदगी पर खींच दी गई हो। शाम के वक्त हवेली की बैठक में हल्की रोशनी जल रही थी। माहौल में खामोशी थी, सब अपने कमरों में थे। उसी दिन से शादी के बाद अब तक उसका सामना राज से नहीं हुआ था। वो यही सोच रही थी कि उनके बीच बने इस नए रिश्ते का क्या मतलब होगा। प्रीति किचन के काम से फ्री होकर गली में गुजरी थी कि अचानक ईशान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बदले की आग भड़क रही थी। बड़े शान से फिरती हो ना तुम, राज भैया का साया मिल गया है, पर आज तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी हकीकत क्या है। ईशान ने चारों तरफ देखा, हर तरफ सन्नाटा था। हटिए मेरे रास्ते से, वरना मैं दादी जी को बुला लूंगी। प्रीति ने डरकर कदम पीछे कर लिए। आज कोई नहीं आएगा, आज तुम सिर्फ मेरी होगी। ईशान ने उसकी ओर एक जीत भरी मुस्कान फेंकी और ये कहते ही उसके बाजू पकड़ ली। प्रीति पूरी ताकत से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही। आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ईशान की पकड़ बहुत मजबूत थी। स्टोर रूम में घसीटते हुए वो उसे अंदर ले गया। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगा, अचानक कदमों की तेज आहट गूंजी। ईशान, ईशान, ये राज आवाज की थी। वो अगले ही लम्हे तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में ऐसा गजब था कि ईशान के हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए। वो आज ही शहर से लौटा था। जब किसी के चीखने की आवाज सुनी तो सीधा उस तरफ चला आया था। राज ने एक झटके से ईशान को दीवार से जोर से धक्का मारा। उसकी आंखों में इतनी आग थी कि ईशान डर के मारे पीछे हट गया, पर राज का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने कॉलर पकड़कर कहा, जानवर, इंसान बनना भूल गया है तू। मैं तुझे छोड़ दूं तो नाम बदल देना। राज के हाथों में ऐसी ताकत थी जैसे बरसों का जला गुस्सा एक साथ फूट पड़ा हो। ईशान ने बचने की कोशिश की, पर राज ने एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। प्रीति एक कोने में सिमटी खड़ी थी, उसके पैरों में जैसे जान नहीं थी। राज ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। वो कुछ कह नहीं पा रही थी, हिल भी नहीं रही थी। राज ने एक पल के लिए नजर झुकाई, फिर उसकी तरफ बढ़ा। उसने उसे संभालते हुए कहा, चलो प्रीति, अब यहाँ से चलो। उसकी आवाज में शक्ति थी, पर अंदर कहीं गहराई में एक अजीब सा ख्याल था जो खुद उसे समझ ही नहीं आ रहा था। प्रीति की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया और राज के पीछे चल दी। दोनों कमरे से बाहर निकले। हवेली के लंबे गलियारे में खामोशी पसरी थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। राज ने दरवाजे के पास पहुंचते ही गार्ड को बुलाया और बोला, इसे हवेली के बाहर फेंक दो। आज के बाद अगर ये अंदर आया तो उसकी हड्डियां नहीं बचेंगी। ईशान ने कुछ कहने की कोशिश की, पर गार्ड उसे घसीटकर बाहर ले गए। बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही थी और उनके कदमों की आहट में घुलती जा रही थी। ईशान को गार्ड जब तक बाहर घसीटकर ले गए, तब तक राज ने अपने फोन से पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही देर में गाड़ी के सायरन की आवाज हवेली के बाहर गूंज उठी। पुलिस अंदर आई और राज ने ठंडे लहजे में कहा, इंस्पेक्टर, इसे ले जाइए। इसने हवेली की औरत की इज्जत पर हाथ उठाने की कोशिश की है। पुलिस वाले ईशान को पकड़कर ले जाने लगे। वो छूटने की कोशिश कर रहा था, पर राज की एक नजर ने उसकी हर हरकत को रोक दिया। इंस्पेक्टर ने राज की तरफ देखा और बोला, आप जैसे लोग अगर हर जगह मिल जाएं तो इंसाफ करना आसान हो जाए। राज ने बस इतना कहा, बस इंसाफ होना चाहिए। इंसान की हैसियत बड़ी या छोटी नहीं। प्रीति चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान और आंखों में राहत थी। वो देख रही थी कैसे राज ने उसके लिए सब कुछ किया। पुलिस के जाने के बाद राज ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, डर अब खत्म। प्रीति कुछ बोल नहीं पाई, बस उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने चुपचाप सर झुका लिया।
उसी वक्त नौकरानी रवि को लेकर आई। उसकी मासूम आंखें प्रीति को ढूंढ रही थी। दीदी कहाँ थी तुम? वो दौड़ता हुआ प्रीति से लिपट गया। प्रीति ने उसे अपनी गोद में भर लिया। आंखों से आंसू अपने आप बह निकले। राज कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने रवि के सर पर हाथ फेरा और कहा, रवि अब तेरी दीदी बिल्कुल ठीक है। रवि ने ऊपर देखा और बोला, राज अंकल आपने मेरी दीदी को बचा लिया ना? राज ने झुककर कहा, हाँ बेटा हमेशा बचाऊंगा। उस वक्त हवेली में माहौल जैसे बदल गया हो। बाहर हवा में शांति थी और कमरे में अंदर सुकून। प्रीति ने रवि का चेहरा दोनों हथेलियों में लेकर कहा, अब तो डरना नहीं, अब हम दोनों है ना? रवि ने सर हिलाया, फिर राज की तरफ देखा और बोला, अब आप हमारे साथ बैठेंगे ना खाना खाने? प्रीति झट से बोली, अरे नहीं बेटा, मालिक को काम होगा। पर राज ने बीच में ही रोक दिया और कहा, आज मालिक नहीं सिर्फ राज बोलो। फिर रात के खाने पर पहली बार प्रीति और रवि साथ बैठे। राज ने उन्हें अपने पास बुलाया। नौकरानी ने खाना लगाया। रवि ने राज के पास बैठते ही कहा, भाई ये दाल दीदी बनाती है तो ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। राज ने मुस्कुराकर कहा, तो आज से ही प्रीति ही मेरे लिए भी बनाएगी। प्रीति का चेहरा हल्का लाल पड़ गया। उसने सर झुका लिया, मगर दिल में जैसे एक नई रोशनी जल उठी। इसी बीच दादी जी वहाँ आई। उनकी आंखों में अब भी उम्र की थकान थी। उन्होंने प्रीति की तरफ देखा, फिर राज से बोली, बेटा ये वही लड़की है ना जो हवेली में नई आई थी? राज ने सर हिलाया और बोला, हाँ दादी, पर अब ये सिर्फ हवेली की नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है। दादी कुछ पल तक उसे देखती रही। उनकी आंखों में पहले हैरानी, फिर धीरे धीरे अपनापन उतर आया। उन्होंने प्रीति को पास बुलाया और कहा, बेटी तूने बहुत सहा है, पर अब तू इस घर की इज्जत है। प्रीति की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो दादी के पैरों में झुक गई। दादी ने उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, अब डरना मत, ये घर तेरा भी है। रवि ने मासूमियत से कहा, दादी अब मेरी भी नई फैमिली है ना? दादी हंस दी और बोली, हाँ बेटा अब हमारा घर पूरा हुआ। राज ने उस पल प्रीति की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो चमक थी वो राज के दिल तक उतर गई। वो एहसास जो कभी उसने किसी के लिए महसूस नहीं किया था, आज पहली बार हुआ था। रात को जब सब अपने कमरे में चले गए, हवेली के बरामदे में हल्की हवा बह रही थी। प्रीति खिड़की के पास खड़ी थी, आसमान की तरफ देख रही थी। उसने धीरे से कहा, ऊपर वाले तूने मुझे शर्मिंदगी से बचाया, मेरी इज्जत भी और मेरी जिंदगी भी, तेरा शुक्रिया। आज पहली बार उसे लगा कि तकदीर भले देर से मुस्कुराई, लेकिन मुस्कुराई जरूर। राज की नज़र दूर से उसी पर थी। उसने देखा और बस इतना सोचा कि शायद इसी को सुकून कहते हैं। रात को उस सन्नाटे में जब हवेली की हर बत्ती बुझ चुकी थी, बस एक कमरे में हल्की रोशनी थी। प्रीति खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में चाय का प्याला था जो ठंडा हो चुका था। नजरें आसमान पर टिकी थी। दिल में जैसे अभी बहुत कुछ था जो बोला नहीं गया। राज कमरे के दरवाजे पर आया। कुछ पल उसे देखा। वो खामोशी, उसकी थकान, उसकी आंखों का दर्द, सब कुछ बिना बोले कह रहा था। उसने धीरे से कहा, अब भी जाग रही हो? प्रीति चौकी पीछे मुड़ी तो राज को देखा जो हाथ में दूध का गिलास लिए खड़ा था। बोला, पूरे दिन से कुछ खाया नहीं, अब तो ले लो। प्रीति ने सर झुकाकर कहा, भूख नहीं है साहब। राज ने कदम आगे बढ़ाए और कहा, मैंने कहा था ना, अब साहब नहीं, सिर्फ राज। वो गिलास लेकर उसके पास बैठ गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवेली के बाहर हवा पत्तों से खेल रही थी। प्रीति ने धीमे से कहा, राज जी, आज अगर आप न होते तो शायद रवि भी नहीं होता, मेरी दुनिया खत्म हो जाती। राज ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैं जो कुछ कर पाया हूँ वो इंसानियत थी, मगर अब तुम्हारा डर मेरा डर है, तुम्हारी तकलीफ मेरी जिम्मेदारी है। प्रीति के होठ थरथराए पर शब्द नहीं निकले, बस आंखों में आंसू आ गए। राज ने गिलास उसके हाथ में पकड़ाया और बोला, ये पी लो वरना सर दर्द करेगा। प्रीति ने हल्का सा सर झुकाया और धीरे से दूध पी लिया। अगली सुबह रवि अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले जागा और राज के कमरे में जा पहुंचा। राज अब तक सोया हुआ था। रवि ने धीरे से उसके ऊपर कंबल हटाया और बोला, उठिए भाई, सूरज निकल आया। राज मुस्कुराते हुए जागा और बोला, अरे छोटू, तू तो अलार्म से भी तेज है। रवि ने हंसते हुए कहा, दीदी ने कहा था सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि दिन अच्छा जाए। राज ने उसकी नाक पकड़ते हुए कहा, तो चल नाश्ता करते हैं। दोनों नीचे गए तो प्रीति पहले से ही रसोई में थी। उसने रवि को देखा और बोली, पहले मुंह धो फिर खाना। राज ने मुस्कुराकर कहा, ये घर अब पूरा लग रहा है। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। हवेली का हर कोना जो कभी वीरान लगता था, अब वहाँ बच्चों की हंसी और प्रीति के कदमों की आहट थी। राज ऑफिस से लौटता तो दरवाजे पर रवि भागकर मिलता और प्रीति पीछे खड़ी होती। राज के हाथ से फाइल लेकर कहती, पहले खाना खा लीजिए फिर काम कर लीजिए।
राज उसके लहजे में वो नरमी महसूस करता जो उसने सालों से नहीं सुनी थी। वो घर जो कभी उसके लिए सिर्फ जिम्मेदारी था, अब उसमें अपना सा एहसास बसने लगा था। एक शाम राज छत पर बैठा था, आसमान में ढलते सूरज को देख रहा था। प्रीति चुपचाप पीछे आई, हाथ में चाय थी और बोली, आपने दिन भर कुछ नहीं खाया। राज ने मुस्कुराकर कहा, तुम हर वक्त ध्यान रखती हो मेरा। प्रीति ने धीमे से कहा, ध्यान नहीं, फिक्र है। राज ने उसकी तरफ देखा, दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिली, जैसे दोनों के बीच कोई अधूरी बात बिना शब्दों के पूरी हो गई हो। नीचे से रवि की आवाज आई, दीदी देखो, मैंने राज भैया की शर्ट पहनी है। दोनों हंस पड़े। राज ने नीचे झुककर देखा, रवि उस पर बड़ी सी शर्ट पहने इधर उधर घूम रहा था। प्रीति बोली, अरे उतार दे बेटा, गंदी हो जाएगी। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दो प्रीति, इस घर में कुछ तो है जो मुझ पर फिट नहीं होता। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। हवा में एक अजीब सुकून घुल गया। दादी जी कुछ दिनों से थोड़ा बीमार थी। प्रीति हर सुबह उनका हाल पूछती, कभी उनके पैर दबाती तो कभी उनका पसंदीदा खाना बनाती। एक दिन दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी तूने इस घर को घर बना दिया, वरना हम तो पत्थर हो चुके थे। प्रीति की आंखों में नमी उतर आई। उसने बोला, आपने सर पर हाथ रखा है, बस यही मेरे लिए काफी है। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा और राज की तरफ देखा। बोली, बेटा इस लड़की ने तेरी जिंदगी में रोशनी ला दी है, इसे कभी खोना मत। रात को जब सब सो गए, राज बरामदे में बैठा था। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने अपने मन में सोचा, आज जो सुकून है वो प्रीति की वजह से है। अगर वो ना होती तो शायद मैं अभी वही पुराना राज होता जो बस काम और गुस्से में डूबा रहता। फिर उसने कमरे की ओर देखा। प्रीति बेड पर रवि को सुला रही थी। उसकी आंखों में माँ जैसी ममता और चेहरे पर शांति थी। राज का दिल पहली बार धीमे से बोला, यही तो घर है, यही तो जिंदगी है। अगली सुबह राज ने प्रीति को आवाज दी और कहा, चलो बाहर चलते हैं। प्रीति हैरान होकर बोली, पर कहाँ? राज ने कहा, बस आओ, और उसका हाथ थाम लिया। हवेली से बाहर उन्होंने एक छोटी सी जमीन देखी। वहाँ कुछ मिस्त्री काम कर रहे थे। राज बोला, ये घर रवि के नाम पर बनवा रहा हूँ। प्रीति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आपने इतना क्यों किया? राज ने बस इतना कहा, क्योंकि तुम मेरे दिल का हिस्सा हो। रात का वक्त था। हवेली के आंगन में हल्की हल्की हवा बह रही थी। चांद आसमान में टंगा था, जैसे उसकी चांदनी भी उसके पुराने दर्द को सहलाने आई हो, जो इस घर की दीवारों में कैद था। प्रीति बरामदे में बैठी थी, हाथ में चाय का प्याला, पर निगाहें कहीं दूर गुम। बहुत कुछ बदल चुका था, उसकी जिंदगी, उसका रिश्ता, यहाँ तक कि उसकी पहचान तक। अब वो हवेली की नौकरानी नहीं थी। प्रीति राज सिंह की पत्नी थी, मगर फिर भी दिल में एक सवाल था, जैसे कोई दीवार अब भी बाकी हो। इतने में पीछे से राज के कदमों की आहट आई। वो चुपचाप उसके पास आया, बिना कोई शब्द कहे उसी के पास बैठ गया। कुछ पल दोनों खामोश रहे। हवा में बस पत्तों की सरसराहट और चाय की भाप की खुशबू थी। थक गई हो? राज की आवाज नरम थी मगर गहरी, जैसे वो दिल की बात कह रहा हो। प्रीति ने हल्के से सर हिलाया। मेरा मतलब राज, वो नाम लेते लेते झिझक गई। राज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा लगा सुनकर, उसने धीमे से कहा, ये नाम मुझे तब तक अच्छा नहीं लगा था जब तक किसी ने सच्चे दिल से नहीं पुकारा था। प्रीति की नजरें झुकी रही, पर उसके होठों पर अनकही मुस्कान थी। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर राज ने धीरे से कहा, तुम जानती हो, जब मैंने वो फैसला लिया था शादी का, तो मुझे खुद समझ नहीं आया था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसा लगा जैसे कोई मजबूरी थी, लेकिन अब समझ आता है, शायद ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी जिंदगी में इसलिए भेजा ताकि मैं खुद को इंसान बना सकूं। प्रीति की आंखों में नमी आ गई। मैं तो बस आपकी दया की वजह से यहाँ हूँ, उसने धीमे से कहा। राज ने सर हिलाया। नहीं प्रीति, दया नहीं, एहसास है। तुमने मुझे वो सिखाया जो दुनिया की ताकत नहीं सिखा पाई, किसी की परवाह करना। वो बोलते बोलते उसके करीब आ गया। प्रीति ने नजर उठाकर देखा। उसकी आंखों में गुस्से की नहीं, बल्कि एक सुकून भरी कोमलता थी। वो नजरों से कुछ कहना चाहता था जो जुबान से नहीं कहा जा सकता था। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी सादगी, उसकी झिझक, उसकी मासूमियत, सब जैसे एक तस्वीर बन गई थी। राज ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। पहली बार प्रीति ने अपने दिल की धड़कनें इतनी तेज महसूस की। उसके अंदर डर नहीं, बस एक अनजाना सा सुकून उतर आया था। अब डरना मत, राज ने बहुत धीमे लहजे में कहा। मैं तुम्हें कभी किसी तकलीफ में नहीं पड़ने दूंगा। प्रीति ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे बरसों से थका हुआ दिल आखिरकार कहीं ठहर गया हो। उसकी पलकों पर ठंडी हवा खेल रही थी और राज ने अपनी ओढ़नी उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। ठंड लग जाएगी, उसने फुसफुसाया।
वो लम्हा बहुत छोटा था पर उतना ही गहरा। दोनों के बीच कोई शोर नहीं था, ना कोई वादा, बस एक एहसास था कि अब ये रिश्ता मजबूरी नहीं प्यार बन चुका था। अगली सुबह दादी जी ने दोनों को साथ देखा तो उनके होठों पर सुकून भरी मुस्कान आई। प्रीति, दादी जी ने कहा, भगवान ने तुझे हमारे घर का सुकून बनाकर भेजा है। राज पहले कभी इतना चैन से नहीं दिखा। प्रीति ने शर्म से सर झुका लिया और राज ने बस हल्के से मुस्कुरा दिया। उस दिन हवेली में बहुत वक्त बाद रौनक थी। दादी जी की हंसी, रवि की खिलखिलाहट और राज की आंखों में बस एक चमक, जैसे उसे अब सब कुछ मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जिंदगी में रिश्ते केवल किस्मत या मजबूरी का नाम नहीं होते। रिश्ते बनते हैं भरोसे, समझ और सहारे, और एक दूसरे के दर्द को महसूस करने से। जब हम किसी के दर्द को बिना बोले समझ जाते हैं, उसकी मदद बिना पूछे करते हैं, तो वही असली रिश्ता बन जाता है। प्रीति और राज की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि मुश्किलों में, परेशानियों में और जिम्मेदारियों में भी पनपता है। प्यार वो नहीं जो आसान हो, बल्कि वो है जो कठिन रास्तों पर भी साथ निभाने की ताकत रखता हो। जिंदगी में कई बार हमें अपने दिल की आवाज़ सुनने में डर लगता है। डर लगता है कि सामने वाला हमारा दर्द समझेगा या नहीं, लेकिन असली प्यार वही है जिसमें डर नहीं होता बल्कि एक दूसरे की सुरक्षा का एहसास और जिम्मेदारी होती है। राज और प्रीति का रिश्ता भी इसी वजह से खास है। उन्होंने मजबूरी से शुरुआत की थी, लेकिन समय के साथ उसमें अपनापन, विश्वास और सच्चा प्यार बन गया। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि रिश्तों में समझ और सम्मान सबसे ज़रूरी होते हैं। जब हम किसी को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी सोचते हैं, उसकी तकलीफ में खुद को जोड़ते हैं, तब रिश्ते मजबूत होते हैं। प्यार सिर्फ दिल का रिश्ता नहीं है, एक वादा कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम साथ निभाएंगे। एक और ज़रूरी बात यह है कि प्यार में गुस्सा और घमंड की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जब हम एक दूसरे की कमजोरियों को कबूल करते हैं और साथ में उनका सम्मान करते हैं, तभी रिश्ता गहरा होता है। यही सच्चा प्यार है जो न केवल खुशी देता है बल्कि मुश्किल समय में भी सहारा बनता है। अंत में ये सीख मिलती है कि जिंदगी में रिश्तों की असली कीमत समझने के लिए केवल शब्द नहीं बल्कि जज्बात ज़रूरी हैं। और ये तजुर्बा हमें सिखाता है कि रिश्तों का असली मकसद सिर्फ साथ जीना नहीं बल्कि एक दूसरे को बेहतरीन इंसान बनाना है। इसलिए कहानी का असली मतलब ये है कि रिश्ते मजबूरी में नहीं, एहसास और जिम्मेदारी है। प्यार केवल खामोशी में महसूस किया जाता है और विश्वास ही वो नींव है जिस पर एक मजबूत और सच्चा रिश्ता बनता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जब कोई ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आता है जो हमें हमारे डर से निकालता है, हमारी टूट चुकी उम्मीदों को जोड़ता है और हमें ये एहसास कराता है कि हम भी प्यार के लायक हैं। प्यार वो नहीं जो हर वक्त कह दिया जाए, बल्कि वो है जो हर मुश्किल में चुपचाप साथ निभाया जाए। सच्चे रिश्ते वो नहीं जो दिखावे से बनते हैं, बल्कि वो हैं जो भरोसे और समझ से मजबूत होते हैं। हर रिश्ता तब खूबसूरत बनता है जब उसमें अपनापन हो, सम्मान हो और एक ऐसा एहसास हो जो बिना बोले सब कह जाए। कभी किसी की मुस्कान की वजह बनना सबसे बड़ा सुख है और किसी के दर्द में उसका सहारा बनना सबसे बड़ा प्यार। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जैसे हैं वैसे ही कबूल कर लेते हैं। असली प्यार वो नहीं जो आसान हो, बल्कि वो है जो हर तूफान में भी साथ खड़ी रहे। और यही मोहब्बत, प्रीति और राज की कहानी हमें सिखाती है कि जब दिल सच्चा हो तो हालात भी झुक जाते हैं और किस्मत भी मुस्कुरा उठती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।